सुबह और साथियों, आज हम मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी मेरा बचपन संस्मरण है। यह हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 5 वीणा हिंदी पाठ्य पुस्तक से। हम इसके एमसीक्यूज हॉर्स आरटीसी देखेंगे। अंत तक बने रहिएगा, वीडियो देखिएगा और अपने फीडबैक दीजिएगा कमेंट करके। सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अभी तक नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर एक्सप्लेनर, क्वेश्चन आंसर, एनसीईआरटी टोटल सोल्यूशन मिलता है। बचपन की यादें कितनी अच्छी होती है ना, मीठी मीठी गुदगुदाता बचपन। हर कोई व्यक्ति अपने बचपन को चाहता है, क्योंकि उस समय वो निष्कपट, कितना मतलब दोस्ती में मगन रहता है। मुंशी प्रेमचंद भी अपने बचपन को याद कर रहे हैं इस कहानी में। तो उनकी यादों का झरोका है, हमारी संस्कृति की झलक है। स्मृति और जीवन कौशल की एक यात्रा पर हम अब चलते हैं। तो बचपन की यादें जीवन की सबसे मीठी पूंजी होती है, जो कभी पुरानी नहीं होती। किसने कहा है? जी हाँ, हमारे कथाकार कहानीकार प्रेमचंद जी का यह मुख्य कथन है, कोट है उनकी। पाठ का उद्देश्य क्या है, क्यों पढ़े हम ये कहानी? तो ये बचपन की सादगी और निश्चलता के महत्व को समझाता है ना। प्योरिटी ऑफ हार्ट। स्वदेशी खेलों जैसे गुल्ली डंडा की महत्ता बताते हैं, उनसे जुड़े आनंद का अनुभव कर लेंगे हम। पुरानी यादों के माध्यम से जीवन के सच्चे सुख की पहचान कर सकेंगे। आइए देखिए माइंड मैप मस्तिष्क कार्यखंड, क्योंकि इससे महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं पाठ के, कीवर्ड्स की लाइन की फैक्टर्स हमें जरा देर में याद हो जाते हैं। परीक्षा से पहले आप इन्हें 2-3 बार दोहरा लोगे, लो जी हो गया आपका पूरा पाठ तैयार। तो अब इसके मुख्य तथ्य फैक्ट्स क्या हैं कि यह एक आत्मकथात्मक शैली में लिखी कहानी है, यानी संस्मरणात्मक है। लेखक जहां अपनी यादें ताजा कर रहा है। प्रेमचंद जी ने अपने बचपन के अनुभवों का वर्णन किया है। गरीबी, संघर्ष, परिवार संस्कारों का प्रभाव है। गांव का वातावरण है कहानी का, खेलकूद और मासूम सी यादें हैं। अब उनका परिचय क्या है? वही 31 जुलाई को वो जन्मे। उन्हें गोदान, कर्मभूमि, ईदगाह इत्यादि कहानियां, उपन्यास लिखे हैं। अब जो इनकी भाषा शैली है, सरल बोलचाल की भाषा है, संवेदनशील है, कथात्मक है, आत्मकथात्मक, वर्णात्मक, भावात्मक, पाठों से सीधा संवाद करने वाली इनकी स्टाइल शैली है लिखने की। मुख्य शब्द क्या है? बचपन, स्मृतियां, गरीबी, संघर्ष, संस्कार, परिवार, शिक्षा, आत्मविश्वास, ईमानदारी, परिश्रम, गांव, खेलकूद। इन शब्दों को बच्चों लिख लिख के याद करो, तभी आप परीक्षा के प्रश्नोत्तर लिखने के काबिल बनेंगे। मुख्य भाव क्या है? बचपन की यादें, गरीबी, संघर्ष का अनुभव, संदेश, कठिनाइयों में भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। लेखक परिचय। 1880 में इनका जन्म हुआ। हिंदी और उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में से एक है। विश्व भर में उनकी कहानियां प्रसिद्ध हैं। इन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है, यानी कि इन्होंने नॉवेल्स बहुत अच्छे लिखे हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में आम आदमी, किसानों और ग्रामीण जीवन की वास्तविकताओं और बचपन की मासूमियत को बेहद मार्मिक ढंग से पिरोया है। गोदान, गबन और ईदगाह उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आप देखिए इस पाठ का सार क्या है। तो कच्चा घर और आजादी, टूटा हुआ कच्चा घर, पुआल का बिछौना, नंगे पांव खेतों में घूमना। अगर हम 3 फैक्टर्स इस कहानी के लेके चलें तो मेन 3 फैक्टर्स में दूसरा है मौलवी साहब की पाठशाला और तीसरा है चबेने का स्वाद। चचेरे भाई हल्दर 10 वर्ष और लेखक 8 वर्ष के हैं और दूसरे गांव में पढ़ने जाते हैं। ठीक है। प्रातःकाल मटर और जौ का स्वादिष्ट चबेना। चबेना मतलब जो चबा चबा के खाया जाता है ना, मटर चना जैसे कि। ठीक है। तो ये इस कहानी का देश काल, वातावरण, जैसे बचपन में आम के पेड़ों पे चढ़ते अपने मित्रों के साथ, कजिन के साथ, शाखाओं पे झूलते, आम तोड़ते, खाते, प्रातःकाल मिलकर मटर और जौ का चबेना चबाते। आइए हम पूरी कहानी क्यों नहीं पढ़ लेते, छोटी सी तो है ही। मेरा बचपन, पाठ 7 है ये वीणा में। हाय बचपन, तेरी याद नहीं भूलती। वह कच्चा टूटा घर, वह पयाल का बिछोना। पयाल का बिछोना मतलब जो गेहूं और धान का पुराल होता है ना, जिसे किसान लोग खेतों में अनाज निकलने के बाद जला भी देते हैं या भूसा बना देते हैं। तो वह नंगे बदन मतलब नंगे शरीर, नंगे पांव खेतों में घूमना, आम के पेड़ों पर चढ़ना, सारी बातें आंखों के सामने फिर रही हैं। मैं अपने चचेरे भाई हल्दर के साथ, उनका जो कजिन है उसका नाम है हल्दर, दूसरे गांव में एक मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने जाया करता था। तभी इनकी भाषा में उर्दू शैली है। मेरी उम्र 8 साल की थी, हल्दर मुझसे 2 साल
जेठे थे यानी कि बड़े थे। हम दोनों प्रातःकाल मटर और जौ का चबेना लेते थे। रामलीला में भी आनंद आता था। मेरे घर से थोड़ी दूर पर रामलीला मैदान था। जिस घर में लीला पात्रों का रूप रंग भरा जाता था, वह तो मेरे घर से बिल्कुल मिला हुआ था। 2 बजे दिन से पात्रों की सजावट शुरू होने लगती, यानी कि करेक्टरों का मेकअप वगैरह, उनकी सजावट होने लगती। मैं दोपहर से ही वहां जा बैठता। जिस उत्साह से दौड़कर छोटे मोटे काम करता, उस उत्साह से, यानी कि जोश और खरोश से जो वो उसमें रामलीला मंडली में जो काम करते, वो देखते ही बनता था उनका उत्साह। आज अपनी पेंशन लेने भी नहीं जाता। अब बूढ़े होके याद कर रहे हैं कि इतने जोशो खरोश से तो मैं अपनी पेंशन लेने भी नहीं जाता। जब बचपन में जब उस लीला में भाग लेने के लिए या उन कलाकारों को सजता हुआ देखने के लिए मैं जाता, उनके छोटे छोटे काम करता। गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। अब भी कभी लड़कों का गुल्ली डंडा खेलते हुए देखता हूँ तो जी लोटपोट हो जाता है। इनके साथ जाकर खेलने लगूं, है ना। ना लॉन की जरूरत, ना कोर्ट की, ना थापी की। मजे से किसी पेड़ से एक टहनी काट ली, गुल्ली बना ली और 2 आदमी भी आ गए तो खेल शुरू हो गया। विलायती खेलों में, मतलब विदेशी खेलों में, विलायती विदेशी विदेशी खेलों में सबसे बड़ा ऐब है, दोष है, यानी कि उनके सामान महंगे होते हैं, और पर हम अंग्रेजी चीजों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी सभी चीजों से अरुचि हो गई है। हम अपने खेल पसंद नहीं करते, विदेशी खेलों के पीछे भागते हैं, जबकि सच्चा आनंद तो हमारे खेलों में भी है। हमारे स्कूलों में हर एक लड़के से 3-4 रुपए सालाना, यानी कि एनुअल, केवल खेलने की फीस ली जाती है। किसी को यह नहीं सूझता कि भारतीय खेल खिलाएं जो बिना दाम कौड़ी के खेले जाते हैं। ठीक है, गुल्ली से आँख फूट जाने का भय होता रहता है, तो क्या क्रिकेट से सिर्फ टूटे जाने का भय नहीं होता? है? अगर हमारे माथे पर गुल्ली का दाग आज तक बना हुआ है, तो हमारे कई दोस्त ऐसे भी हैं जो थापी को, है ना, जो कपड़े कूटने वाली थापी होती है लकड़ी की, वैसाखी से बदल बैठे। खैर, यह तो अपनी अपनी रुचि है। मुझे गुल्ली ही सब खेलों में अच्छी लगती है। प्रातःकाल घर से निकल जाना, पेड़ पर चढ़कर टहनियां काटना और गुल्ली डंडा बनाना, वह उत्साह, वह लगन, वह खिलाड़ियों के जमघट, वह लड़ाई झगड़े, वह सरल स्वभाव, अमीर गरीब का बिल्कुल भेद ना था, अभिमान की गुंजाइश ना थी। घर वाले, मतलब बिल्कुल भी हमारे अंदर घमंड ना था। घर वाले बिगड़ रहे हैं, पिताजी चौके पर बैठे रोटियों पर अपना क्रोध उतार रहे हैं। ना नहाने की सुध है, ना खाने की। गुल्ली है जरा सी, पर उसमें दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का, खेल तमाशों का, है ना, ड्रामा आनंद भरा है। प्रेमचंद जी ने रत्न सागर प्रकाशन से संभाली है ये कहानी। तो इसमें हमने देखिए कि क्या क्या देखा। रामलीला मैदान लेखक के घर के आसपास था। पात्रों की सजावट तैयारी में लेखक का उत्साह से योगदान। ठीक है, तो रामलीला का जादुई उत्साह हमें देखने को मिला। खेलों के राजा गुल्ली डंडा के बारे में हमने जाना कि बिना खर्च का खेल है, कहीं भी खेले, ना लॉन की जरूरत पड़ती है ना कोर्ट की। मतलब इसके लिए ज्यादा फैसिलिटीज, ज्यादा एरिया की जरूरत नहीं है, आसानी से हम कहीं भी खेल सकते हैं। इसके लिए एक लकड़ी और एक गुल्ली चाहिए जो आसानी से हम बना सकते हैं। बहुत महंगे विदेशी खेलों में तुलना की गई है कि विलायती जो खेल है उनमें महंगे उपकरणों की जरूरत पड़ती है, पैसे की जरूरत पड़ती है, लागत लगानी पड़ती है, खेलने के लिए भारी फीस चाहिए। अपनी ही संस्कृति से ये खेल अरुचि पैदा कर देते हैं। पारंपरिक खेल बनाम विलायती खेल की यहाँ खासियत बताइए, यानी कि मोटिवेशन लेखक दे रहा है कि आप अपनी संस्कृति के अनुकूल खेल क्यों नहीं खेलते हो। मुफ्त प्रकृति से प्राप्त पेड़ की टहनी, कहीं भी किसी भी खाली जगह पर गुल्ली से आंख फूटने का डर, सरल स्वभाव, सभी के लिए सुलभ। विलायती खेल कैसे हैं? बेहद महंगे हैं, स्कूलों में फीस लगती है, विशेष लॉन या कोर्ट की आवश्यकता पड़ती है, क्रिकेट की गेंद से सिर टूटने का बराबर डर बना रहता है, अंग्रेजी चीजों के पीछे दीवानगी और अपनी चीजों से अरुचि, यानी कि हमारी संस्कृति से हम खुद ही कट रहे हैं। हमारे खेल सादगी और उमंग के प्रतीक है, आनंदमय खेल जिनमें महंगे सामान की आवश्यकता नहीं होती। अब ऐसे कौन से खेल हैं खोजो, तो कबड्डी है, इकड़ी दुकड़ी है, लट्टू है, पतंगबाजी है, ऐसे ही खेल हैं।
पारंपरिक खान-पान चना चबेना की बात हो रही है ना? इंग्रीडिएंट्स हैं जिसमें सामग्री मकई, चिवड़ा, चना, मटर, मुरमुरे और मूंगफली। बनाने की विधि प्रोसेस कढ़ाई में नमक डालकर भूनना, फिर हल्का तेल, प्याज, लहसुन, मिर्च की चटनी मिलाना। लो जी, यहाँ तो एक रेसिपी भी मिल गई। स्वास्थ्य लाभ, हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं? बाजार की पैकेट बंद कुरकुरे और नमकीन से कहीं अधिक स्वास्थ्यवर्धक और गुणकारी यह चना चाट या कह लीजिए कि चूड़ा होता है। समय का पारंपरिक चक्र पहर पहर से हम यहाँ से क्या समझते हैं? पहर का अर्थ है दिन का चौथा भाग, यानी कि यूनिट ऑफ टाइम है। 3 घंटे का समय, एक दिन और एक रात में कुल 8 पहर होते हैं। तो एक पहर में कितने हुए भाई? 3 घंटे का। चौथा चतुर्थ पहर कब होता है? 3 से 6 बजे सुबह। प्रथम पहर कब होता है? प्रातः 6 बजे से 9 बजे। द्वितीय पहर, दूसरा पहर कौन सा होता है? मतलब दूसरी यूनिट कौन सी है टाइम की? 9 से 12। ये भारतीय यूनिट है समय की। तृतीय पहर 12 से 3 बजे होता है। अब जीवन कौशल इसमें प्राथमिक चिकित्सा पेटी यानी कि फर्स्ट एड बॉक्स की बात कैसे हो रही है कि खेल के मैदान जैसे कबड्डी में चोट लगने पर नीलोफल द्वारा काबेरी की मदद से मिली सीख, रुई और पट्टियां, घाव को साफ करने और बांधने के लिए कैंची और टेप, पट्टियों को काटने और चिपकाने के लिए एंटीसेप्टिक, संक्रमण बनाने के लिए और जरूरी दवाइयां। आप भी अपना बनाइएगा फर्स्ट एड बॉक्स और ऊपर लिखिएगा प्राथमिक चिकित्सा पेटी, जरूरी दवाइयां उसमें रखिएगा। हर घर में यह होना चाहिए, कार में भी होना चाहिए। प्रेरणा की उड़ान, मुरलीकांत राजाराम पेटकर। अब इसमें यह है कि भाई ऐसे कौन से खिलाड़ी हुए हैं बचपन से ही कुश्ती और हॉकी में गहरी रुचि थी जिनकी। निष्कर्ष, बचपन की सुनहरी सीख, सरलता में आनंद, स्वास्थ्य और सुरक्षा, अदब में साहस। अब बातचीत के लिए जो प्रश्न है, लेखक को रामलीला की तैयारी में कौन से काम सबसे अधिक उत्साहित करते होंगे? सोचो जरा। मेकअप करना, कलाकारों के कपड़े, साज सज्जा, है ना, इत्यादि। आपको लेखक के बचपन की कौन सी बातें सबसे अच्छी लगी और क्यों? जब वह रामलीला रंगमंच के लिए तैयारी करता है, उत्साह से भाग लेता है। खेलते समय चोट ना लगे इसके लिए आप क्या-क्या कर सकते हैं? घर वालों के क्रोध के समय चौके में बैठे पिताजी क्या बातें करते होंगे? तो लेखक के पिता और घर के सदस्य चौके में बैठकर लेखक के समय पर घर ना आने, उनकी पढ़ाई और दिन भर की गतिविधियों के बारे में चर्चा करते होंगे। अक्सर वे लेखक की खेल के प्रति अत्यधिक रुचि के कारण उन पर क्रोध भी प्रकट करते होंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न, लेखक के चचेरे भाई हल्दर की आयु कितनी थी? भाई 10 वर्ष की थी। लेखक ने घर वालों के क्रोध का क्या कारण बताया? दिन भर खेलते रहना, समय का ध्यान न रहना। गुल्ली डंडा और विलायती खेलों में मुख्य अंतर क्या है? तो भाई सादगी और खर्च का अंतर है। हमारे जो खेल हैं भारतीय संस्कृति के, वो सादगी पसंद वाले हैं, कम खर्चे वाले हैं, जबकि विलायती खेल दिखावा पसंद है और बहुत लागत लगती है, उनमें खर्चा ज़्यादा है। पाठ में लेखक ने मुख्य रूप से क्या याद किया है? अपने बचपन के सुनहरे अनुभव याद किए हैं। समझ और अनुभव के प्रश्न देखिए, लेखक के बचपन के कौन-कौन से काम आपने भी किए हैं? लेखक के बचपन के अनुभवों की तरह मैंने भी अपने बचपन में नंगे नंगे पाँव खेतों, पार्क की घास पर दौड़ना, आम के पेड़ों पर चढ़ने की कोशिश करना और अपने मित्रों के साथ मिलकर विभिन्न प्रकार के देशी देशी खेल खेलना जैसे काम किए हैं। लेखक की तरह मुझे भी बचपन में रामलीला या मेलों की सजावट को देखने में बहुत उत्साह महसूस होता है। लेखक अपने बचपन में खेलने के लिए स्वयं गुल्ली बना लेते थे। आप कौन-कौन से खेल खिलौने स्वयं बना लेते हैं? मैं अपने खेल खिलौनों में कागज की नावें, हवाई जहाज और रंग-बिरंगी पतंगें स्वयं बना लेता हूँ। कभी-कभी पुरानी बेकार पड़ी वस्तुओं से, जैसे माचिस की खाली डिब्बियों से, छोटी कार या गले के टुकड़ों से मुखौटे बनाना भी मुझे बहुत पसंद है। ये स्वयं बनाए गए खिलौने बाजार के खिलौनों से अधिक आनंद देते हैं। अनेक बच्चे कपड़े धोने के लिए काम में आने वाली थापी या बल्ले की तरह उपयोग कर लेते हैं। आप अपने घर या पास-पड़ोस की किन वस्तुओं को खेल खिलौने की तरह उपयोग में लेते हैं? मैं अपने घर में पुराने जूतों के डिब्बों को खिलौना रखने वाली रेलगाड़ी की तरह उपयोग करता हूँ। इसके अलावा प्लास्टिक की खाली बोतलों को पानी भरकर बॉलिंग पिन की तरह और पुराने अखबारों को मोड़कर गेंद बनाकर खेलने में उपयोग करता हूँ। कभी-कभी रसोई के बेलन या किसी सीधी लकड़ी को क्रिकेट के बल्ले की तरह इस्तेमाल कर लिया जाता है।
लेखक बचपन में अनेक काम उत्साह से दौड़-दौड़ कर किया करते थे। आप ऐसे कौन से काम उत्साह से करते हैं? तो भई मैं अपने विद्यालय के वार्षिक उत्सव, एनुअल फंक्शन की तैयारियों और घर में मनाए जाने वाले त्योहारों की सजावट के काम बहुत उत्साह से दौड़-दौड़ कर करती हूँ। साथ ही जब भी मुझे अपने मित्रों के साथ नया खेल शुरू करना होता है, तो बगीचे में नए पौधे लगाने होते हैं, है ना? कुकिंग करनी होती है, तो मैं इन कामों को बड़े चाव और लगन के साथ पूरा करती हूँ। इसके अलावा कहानी पढ़ना, लिखना, कविता लिखना, पढ़ना पसंद है। मिलान कीजिए, फिर पहर के बारे में जानकारी ये मैंने दी, भाषा की बात पढ़िए, पता लगाइए, ठीक है? तो चित्र में दिखाई गई प्रसिद्ध पैरालंपिक महिला खिलाड़ी के बारे में पता लगाइए। चित्र में दिखाई गई प्रसिद्ध पैरालंपिक महिला खिलाड़ी दीपा मलिक है, जिनके बारे में अभी आपको मैं बताती हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने लगभग सारे प्रश्न उत्तर दिए हैं। आप स्टडी करिए, अध्ययन करिए इनका ध्यान से और मन लगाकर इनको याद करिए। फिर मैंने आरटीसी भी दी है। आरटीसी में सब तरह के प्रश्न हैं। फिर देखिए समानार्थी शब्द दिए हुए हैं। पहर समय का भाग, तमाशा, खेल प्रदर्शन, विलायती, विदेशी, बाहरी, ऐब, बुराई, दोष या कमी। दीपा मलिक के यहाँ देखिए डिटेल दिए हुए हैं। दृढ़ निश्चय ही सबसे बड़ी ताकत है, ये दीपा मलिक की कहानी से पता चलता है। उन्होंने शारीरिक बाधाओं को पार करते हुए गोला फेंक, शॉट पुट में रजत पदक जीता और पूरे देश का नाम रोशन किया। दीपा मलिक पैरालंपिक गेम्स में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। दिव्यांग खिलाड़ियों का सम्मान हमारी भारत सरकार करती है और हम सबको करना चाहिए। पाठ में कौन से महत्वपूर्ण मुहावरे आए हैं? जी लोटपोट होना, बहुत अत्यधिक प्रसन्न होना या ललचाना। लड़कों को गिल्ली डंडा खेलते देख मेरा जी लोटपोट हो जाता है। क्रोध उतारना, अपना गुस्सा किसी और पर या अन्य माध्यम से निकालना। अब महत्वपूर्ण शब्द कीवर्ड है चबेना, चबाकर खाने वाला भुना अनाज, कौड़ी एक समुद्री कीड़े का खोल, पहर दिन या रात का एक भाग, थापी कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल होने वाले चौड़े सिर का लकड़ी का डंडा, जो क्रिकेट का बैट होता है ना, बल्ला जैसे, वैसे ही। पाठ का मूल संदेश क्या है? सादगी ही सच्चे सुख का सार है। महंगे सामान या विदेशी वस्तुएं हमें वह खुशी नहीं दे सकती जो हमें प्रकृति के करीब अपनों के साथ और सादे स्वदेशी जीवन में मिलती है। बचपन की मासूमियत अनमोल होती है। ठीक है, तो हमने देखिए इस माइंड मैप के ज़रिए हम ये भी जान सकते हैं कि हमने इस पाठ में क्या-क्या सीखा। खेलों का राजा गुल्ली-डंडा होता है, सादगी बनाम महँगे विलायती खेल, समानता और सरलता का खेल, पारंपरिक स्वाद चना चबेना और बचपन की अन्य यादें और प्रेरणा। धन्यवाद। अपने भीतर के बचपन को हमेशा जीवित रखिए। कैसे रखेंगे ये आप सोचिए ज़रा, ठीक है? तो इसी विचार के साथ आपसे विदा लेती हूँ। शुभ दिवस, धन्यवाद। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करना ना भूलें। पीपीटी आपको वुडावादी चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।